दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं सपा के विद्वान प्रवक्ता एडवोकेट विवेक पांडे जी। विवेक जी, एक तरफ शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद वाला मुद्दा पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में छाया हुआ है। पहले कल तो दिन भर मीडिया चैनल ऐसे चलाए कि जैसे कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, और अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। और ये मंगलवार की रात को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी। इस मामले में कुछ सूचनाएं ऐसे आई कि एक आरोपी के पिता ने कहा कि हमारे बच्चे का, मतलब ये भास्कर की खबर है, मैं इसकी पुष्टि जी, नहीं जी, कर रहा जी। हूं, कि आधार कार्ड और तमाम चीजों का मुझे नहीं जानकारी है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। एक पत्रकार का मामला आया ही सामने, जो पत्रकार ने जाके कहा कि मुझको प्रलोभन दिया गया था कि तुम आरोप लगा दो कि तुम्हारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आप चूंकि वकील भी हैं, लेकिन आपसे मैं एक बात और जानकारी दे दूं कि सिर्फ पास्को एक्ट में पूर्व सांसद कैसरगंज के ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की थी। ये चैनल वाले शंकराचार्य की गिरफ्तारी कराने पे क्यों तुले हुए हैं, पहली बात। दूसरी तरफ रजत शर्मा टिप्पणी कर रहे हैं कि मुक्तेश्वरानंद जी का व्यवहार संत जैसा नहीं है। पत्रकार और देखिए, इंडिया टीवी के जो मालिक हैं रजत शर्मा, उनका जी, जी, बयान जी। आया है। देखिए, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, आपको प्रणाम करूँगा, आपके दर्शकों को विशेष प्रणाम समर्पित करते हुए, आपके चैनल के माध्यम से भगवान शंकराचार्य के चारों पीठों को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में कोटि समर्पित करता हूँ। ये सोचने वाली बात है, बहुत ही दुखद और विषयात्मक बात हो जाती है जब कोई बड़ा पत्रकार इस तरह की अक्षम्य टिप्पणी करता है, तो यहाँ यहाँ पे एक बात तो प्रतीत होती है, कहीं न कहीं उसके कलम की स्याही सूख गई, मुझे ऐसा प्रतीत होता है ऐसे दृश्यों को देख कर के, कि पत्रकारिता तो जीवित थी, लेकिन पत्रकार मर गया। ये वो स्थिति दिखाई देती है नहीं कभी-कभी। नहीं, आपने क्या बोला, रजत शर्मा ने अक्षम्य बयान दिया है शंकराचार्य पर। अक्षम्य बयान है, चूँकि हम्म किसी के चरित्र का आकलन करना और हम्म किसी के अपमान का आकलन करना, ये किसी व्यक्ति के बस का नहीं हो सकता है। और किसी भी पीठ का जो सम्मान होता है, वो वहाँ के बटुक, वहाँ के शिष्य, वहाँ के भक्त, वहाँ के गणों से जुड़ा होता है। शंकराचार्य भगवान की तो चलिए अपनी एक महत्ता है ही, सनातन धर्म के हम्म धर्म ध्वजा वाहक हैं, और हमारे वेद पुराणों से संबंधित उनकी कहीं न कहीं व्याख्याएँ वर्णित हैं। उन्होंने इस पूरे सनातन को कई श्लोक, कई लोकोक्तियाँ, कई उन्होंने छंद, कई पद्य इस तरह से उन्होंने निर्मित किए हैं, कई सूत्र निर्मित किए हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बटुकों के साथ हुआ, उसके बाद भी अगर क्रोध ना आए, तो क्या आए बताइए? और उसके बाद रजत शर्मा जी उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। देखिए, पिक एंड चूज़ का बहुत सिलेक्टिव मुद्दा नैरेटिव चला रही है मीडिया, हम्म जो बहुत ही नेशनल, या वो जो नोएडा ट्रोल मीडिया होती है, जो कि बहुत ही हम्म। कृपा पात्र वाली कही जाती है, वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे चर्चा कर रही है जिससे शंकराचार्य जी का नैरेटिव सेट हो सके, उनके अगेंस्ट एक माहौल बन सके। लेकिन वो उस पे बात नहीं कर रहे हैं कि बटुकों पे हाथ उठाने वाले, जूते उठाने वाले, चोटी शिखा पकड़ के घसीटने वाले, उनको निर्वस्त्र करने वाले, बुजुर्ग संत को जूते के बट से मारने वाले, उन पुलिस कर्मियों पे या उन दोषी अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो एक सिंगल फेज नैरेटिव चला रहे हैं। शंकराचार्य जी के ऊपर कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। एफआईआर होना कोई आरोप नहीं है। एफआईआर तो मैं आलोक पाठक जी पे कर दूं, आलोक पाठक जी किसी और पे कर दे, आलोक पाठक जी कल मेरे ऊपर कर दे। एफआईआर होना एक ये होता है कि आपके साथ कोई घटना घटी, आपने उसकी शिकायत करी, अब आप उस पर विधिक न्याय चाहते हैं, नहीं नहीं भाई, विधिक प्रारूप में। हम लोग के सामने तो एक उदाहरण है ना भाई। जी, 2023 की जनवरी में ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा जायज बात। पहलवानों के शोषण का। एक नाबालिग ने भी आरोप लगाया कि हमारा शोषण जायज किया बात। गया, शारीरिक शोषण किया गया। जी, और उस मामले में वो जो नाबालिग बच्ची थी, वो बाद में पलट गई। उस जी। मामले में अदालत से बरी भी हो गए, लेकिन मीडिया ने ट्रायल कर दिया था। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, मीडिया एक नैरेटिव सेट करता है, मीडिया के हम्म, माध्यम से। लेकिन नैरेटिव कौन लोग सेट कराते हैं, और क्या मीडिया फ्री में नैरेटिव सेट करता है? सबसे बड़ी बात यह है कि लोभ, लालच, लोलुपता सब कुछ शामिल है ऐसे नैरेटिव में, और ये सभी कृपा पात्र हैं, सभी को बेनिफिट मिल रहा है, तभी ये नैरेटिव सेट भी कर रहे हैं। अब शंकराचार्य जी की जो बात आई, जिस तरह से आपने आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह जी का उदाहरण प्रस्तुत किया,
उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आज पूरे दिन मीडिया ने नैरेटिव चलाया कि बस आश्रम को घेर लिया गया है, थोड़ी देर में शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी होगी। शंकराचार्य जी अपनी गद्दी पे बैठ करके वो तो निवेदन कर रहे हैं कि पुलिस वाले आएँ, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये नैरेटिव ना चलाए मीडिया, फर्जी ये जो माहौल बना रही है, माहौल ना बनाए, क्योंकि भक्तों में कहीं ना कहीं इससे असंतोष व्याप्त हो रहा है। शंकराचार्य जी के जितने भक्त थे, आज पूरे दिन मुझे लगता है कि उनके आश्रम के फोन घनघना रहे थे। केवल हर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करके उनकी स्थिति का आकलन ले रहा था, जानकारी ले रहा था। अधिवक्ताओं की एक टीम बाकायदा उनके आश्रम के बाहर पूरी तरह से, जैसे कहते हैं किले को संरक्षित करना, उस प्रकार से खड़ी थी। एक एक कदम पे नजर रखी जा रही थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मतलब हम हर परिस्थिति के लिए तैयार थे, शंकराचार्य जी के भक्त अनुयायी और उनकी विधिक टीम। और अब जब उनके लीगल टीम ने उनके सुरक्षा को देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल फाइल की, तो अब कुछ मीडिया संस्थानों ने क्या चलाना शुरू किया पता है आपको? उकसाने वाली बात हम्म, देखिए हम्म, कि शंकराचार्य डर गए, गिरफ्तारी से डर गए। हम्म, अरे विधिक प्रक्रिया का एक अनुपालन करने की ये प्रक्रिया का पार्ट है। भाई मेरे पास विधिक उपचार अगर उपलब्ध है तो मैं उसका उसका अनुतोष क्यों नहीं प्राप्त करूंगा? हम्म, एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने फाइल करी। ये आदरणीय, मुझे जहां तक याद आ रहा है, आदरणीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने भी एंटीसिपेटरी बेल ली थी उस मामले में। क्योंकि ये हम्म, सारे निर्णय जो होते हैं, ये हम्म, अधिवक्ता तय करते हैं कि उसके मुवक्किल के लिए केस को देखते हुए उसके दृष्टिगत क्या उचित है। मान हम्म, लीजिए कि जो सत्य अभी सामने आ रहा है, कम से कम शंकराचार्य भगवान के माध्यम से, या उनके आश्रम में जाकर के जिस तरह उस पत्रकार ने एक षड्यंत्र को उजागर किया, कल को गिरफ्तारी के बाद अगर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए, गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि एडिशनल सीपी जिसके नेतृत्व में जांच होनी है, भाई उन्होंने बदसलूकी, एक शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया था कि माघ मेले में भी की थी उनके साथ, और उन्हीं की आज फोटो वायरल हो गई। ये बड़े दुखद और आश्चर्य की बात है। और जब फोटो वायरल हो गई, तो वो वादी जिसने शिकायत की है, वो आकर वीडियो में बयान जारी कर रहा है कि मेरा फोटो से लेना देना नहीं। उसने वही भाषा पकड़ ली, एआई है। उसको एआई बता दिया गया, और एआई बताते हुए खंडन कर रहा है कि अरे मैं, मेरे संबंध कैसे हो सकते हैं, मैं वो तो जब एसपी थे तो उन्होंने मुझे जेल भेजने का काम किया था। तो ये देखिए बड़ी षड्यंत्रकारी स्थिति बनी हुई है। चूंकि जो कप्तान साहब हैं जिनकी बात आ रही है, वो पूर्व में भी ट्रांसफर पोस्टिंग के एक मामले में, आपको याद होगा, नोएडा का प्रकरण था जिसमें कि गोपनीय रिपोर्ट उजागर हुई थी, एक आईपीएस के द्वारा बनाई गई, जिसमें 5 या 7 आईपीएस के नाम थे। उस समय ओपी सिंह जी डीजीपी थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। वैभव कृष्णा जी की एक रिपोर्ट जिसमें उजागर हो गई थी, तो उसमें भी इनका नाम था। और एक पत्रकार से ही बात करते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आई थी उसमें, तो आरोप लगे थे, उसमें जांच भी हुई थी। हालांकि उस जांच का क्या हुआ उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं पता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इनका इतिहास भी जो है कहीं ना कहीं ये हमेशा उसमें रहे, विवादों के घेरे में रहे हैं। तो निष्पक्षता पे भी सवाल उठ गए आज। तो मैं तो उस दिन भी आपके माध्यम से कह रहा था, और इसमें एक प्रकरण आना आपके माध्यम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। आदरणीय शंकराचार्य जी की तरफ से पॉक्सो कोर्ट में धारा 22 और धारा 23 में एक एप्लीकेशन मूव की गई थी, जिसमें धारा 22 ये कहती है, झूठी शिकायत या झूठी सूचना के दंड का प्रावधान है कि पॉक्सो में अगर कोई झूठी फर्जी सूचना दर्ज कराता है या एफआईआर दर्ज कराता है, तो उसमें अगर वो गलत साबित होता है, अगर कोई वयस्क इसमें शामिल है, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधान है, उसको जेल भेजा जाएगा। मीडिया में धारा 23 बोलती है कि मीडिया में पहचान उजागर नहीं होगी, लेकिन उन बच्चों की पहचान भी उजागर कर दी उस अतिशयोक्ति करते करते उसने। उसको वाहवाही इतनी लेनी थी वादी को, आशुतोष पांडे जो भी नाम है, कि वो उसने मीडिया में बच्चों की पहचान उजागर कर दी। तो इनके वकीलों की तरफ से धारा 22 और धारा 23 में एप्लीकेशन मूव की गई। तो आशुतोष पांडे उस दिन स्वयं कोर्ट में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मैं खुद पैरवी करूंगा, लेकिन जज ने जब उनको ये बताया कि आप अगर इन पर्सन अपीयरेंस दे रहे हैं और अगर आपके तथ्य साबित नहीं होते, तो कोर्ट आपको यहां से जेल भेजने का अधिकार रखती है, इतना सुनते ही आशुतोष पांडे के कदम पीछे हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो वकील के माध्यम से आऊंगा। तो अगर आपका सत्य इतना प्रमाणिक था, अगर आपके पास इतने सबूत थे और इतनी सत्यता आपके आरोपों में थी, तो आपको बहस करनी चाहिए थी। आप खुद ही तो गए थे बहस करने, लेकिन जब आपने सुना कि जेल भेज दिया जाएगा, तो आपके कदम पीछे हो गए। इससे पता चलता है कि आप सत्य की राह पे नहीं है, आप कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र को सत्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात मैं आपके मंच पे लाना चाहूंगा, ये पूरा षड्यंत्र केवल शंकराचार्य भगवान की छवि को दूषित करने, धूमिल करने, उस पीठ पे राजनीतिक वर्चस्व हासिल करके राजनीतिक शंकराचार्यों को बिठाने, और गो हत्या का आरोप उस वादी पे है जिसने शिकायत की है। वो गो हत्यारा था, वो बलात्कार का आरोपी है,
वो दूसरों की संपत्ति हड़पने का आरोपी है। उसके ऊपर कई धाराएं, 21 मुकदमे लगभग उसकी हिस्ट्री शीट बताई जा रही है। और एक बात आनी जरूरी है, ये पूरा सिंडिकेट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गो हत्यारों का एक सिंडिकेट है, जो कि शंकराचार्य जी की राष्ट्रीय मुहिम को रोकने की दिशा में काम कर रहा है। क्योंकि गो हत्या से जुड़े जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं, प्रशासन से लेकर अधिकारी तक, सभी को हिस्सेदारी होती है सभी की। और ऐसा प्रतीत होने लगा है, चूंकि इसका गो हत्या का आरोप इसके ऊपर है, ये गो हत्यारा भी है, और उसके बाद भी लोग इसको संत कह रहे हैं। इसको सनातन पीठ में, इसको सनातन का हिस्सा बनाया जा रहा है। बताइए, जो लोग इनके समर्थन में खड़े हैं, मुझे तो उनको देख के शर्म आ रही है कि वो, ऐसा लग रहा है कि वो गोहत्या के पातक हैं सब, गोहत्या के पाप के भागीदार बन रहे हैं सब। क्योंकि ये गोहत्यारा, इसके ऊपर बाकायदा आरोप है, इसके ऊपर केस चल रहा है गोहत्या का। ये बलात्कार का आरोपी है, गैंगरेप का आरोपी है, ये इसके ऊपर दूसरों की संपत्ति हड़पने का आरोप है। जिस पीठ पे बैठा हुआ है ये, उसको पीठ किसने घोषित किया? इसने स्वयं एक मंदिर पे कब्जा करके, उस पर जबरन कब्जा करके उसी को पीठ घोषित कर दिया। अब राम भद्राचार्य जी, अब जो आरोप लगते हैं कि उनका शिष्य, तो राम भद्राचार्य जी अगर दुनिया के सामने 10 बातें बोलते हैं तो इसका भी स्पष्टीकरण दें, उनका शिष्य है या नहीं है। क्यों कतरा रहे हैं सच बोलने से? ना हाँ बोल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। राम भद्राचार्य जी को भी तो अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर उनके नाम के साथ इनका नाम जुड़ रहा है, तो उनको अपने नाम के सम्मान की कोई नहीं पड़ी है क्या? शंकराचार्य भगवान तो खुला कह रहे हैं कि मैं बैठा हूं, मुझे अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करोगे तो मैं चलूंगा। लेकिन एक जो बात और कानूनी पूछनी उपचार है वो तो वो तो किया जाएगा। एक बात और पूछनी थी कि ये जो हाई कोर्ट में, जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सोमवार के दिन जो याचिका दाखिल हुई है माननीय आदरणीय शंकराचार्य महोदय के द्वारा, जी, उसकी क्या एंटीसिपेटरी। स्थिति? हाँ, उसकी क्या नहीं, स्थिति उसमें है? एक अर्जेंसी एप्लीकेशन, अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल या परसों में उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज ही वो फाइल हुई है। हाँ, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल या परसों मंडे में को उसकी फाइल, सुनवाई होनी चाहिए। उसकी मंडे को फाइल हुई एप्लीकेशन। जी, तो चूंकि मेरे संज्ञान में आज आया तो मुझे लगा कि आज ही हुई है। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन भी लगी हुई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल या परसों में उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए।